हम कांग्रेस भवन में हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ हैं। बीजी, कांग्रेस उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी है और 2 बार उत्तराखंड के बनने के बाद यहाँ की सत्ता में भी काबिज हो चुकी है। लेकिन आज जो राज्य की स्थिति है, कांग्रेस मारक विपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है। जिस तरह से एक मुद्दे पड़े हुए हैं, राज्य के बहुत सारे मुद्दे, लगातार दूसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा है, इसके बावजूद एक मारक विपक्ष जो उसे बनना चाहिए वो क्यों नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, धामी सरकार को जब दोबारा से जनादेश मिला तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि साल भर तक हम सरकार को मौका देंगे और सरकार को कार्य करने का पूरा मौका देना भी चाहिए। और ये आरोप न लगे कि विपक्ष पहले से ही जो है जल्दबाजी में सड़कों पर उतर गया है। लेकिन आपने देखा बीते विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नौकरियों को बेचे जाने से संबंधित खुलासे किए, पेपर लीक प्रकरण के खुलासे किए, और उसके बाद आपने देखा पेपर लीक प्रकरण पर जिस तरह से प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरी, बेरोजगार संगठन सड़कों पर उतरे, तो ये जिम्मेदार विपक्ष के ही कारण हुआ है। जिस प्रकार अंकिता बेटी की हत्या के मामले में पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरी और सरकार से सवाल खड़े किए। बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभी भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर है। तो ये जिम्मेदार विपक्ष की ही भूमिकाएं हैं। आपने देखा केदार भंडारी हत्याकांड में पुलिस की लीपापोती हो रही थी और उस प्रकरण को कांग्रेस पार्टी ने ही जोरदार तरीके से उठाया। और जिस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था आज पटरी से उतरी हुई है, एक कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा है, दूसरे कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में दिन दहाड़े डकैती पड़ रही है, बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं और गर्भवती महिलाएं लगातार जो है प्रसव के दौरान दम तोड़ रही हैं। तो इस मामले को लगातार कांग्रेस पार्टी मुखरता से उठा रही है। अग्निवीर भर्ती के प्रकरण में कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर जन सैलाब ला करके आंदोलन खड़ा किया और जिस प्रकार से बेरोजगार नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी मुखर है। और आज भी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बद्रीनाथ के माना गांव से निकली हुई है और आज रुद्रप्रयाग जनपद में ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंच रही है। और अभी 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है सड़कों पर रहेगी। तो ये जिम्मेदार विपक्ष के नाते ही कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पर यह आरोप गलत है कि वो जो है मुखर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस कर रही है, हमने ये कहा है। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि कारगर विपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है। जैसे अंकिता भंडारी से लेकर भर्ती घोटालों से लेकर सीबीआई जांच की मांग आपने करी है, दूसरे विपक्षी दल भी कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक आप लोग इसे लागू करवाने में सफल नहीं हो पाए हैं। कोर्ट में जाने के बाद भी जो है चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें सतह पर नहीं आ पा रही हैं। ऐसा क्यों है कि आपकी आवाज़ जो है वो हल्की क्यों पड़ रही है, ये हमारा कहना। देखिए, विपक्ष की आवाज तो पुरजोर तरीके से उठ रही है, लेकिन सत्ता की हठधर्मिता के कारण, तानाशाही के कारण जो है सुनवाई नहीं हो रही है। जनता की आवाज को लगातार दबा दिया जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग चाहे बेटी अंकिता भंडारी के मामले में हो, चाहे राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण के मामले में लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, सरकार तानाशाही दिखा रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हम हाई कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर गए हैं, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के। और अभी आगामी विधानसभा सत्र के दौरान आप देखिए, कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा ऐसा नहीं होगा जिस पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर मुखरता से अपनी आवाज को नहीं उठाएगी। आपने देखा 30% महिला क्षैतिज आरक्षण के मामले को कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया और मजबूरी में सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। इसी प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले को प्राइवेट बिल ला करके कांग्रेस की विधायक अनुपमा रावत जी पिछले विधानसभा सत्र में आई थी, लेकिन सरकार की उदारशील
उदासीनता के कारण ये सारे मामले अभी अनुत्तरित हैं और अभी हमें उम्मीद है निश्चित तौर पर अब सरकार की ओर से बयानबाजी आ रही है कि वो इन मामलों में अध्यादेश लेकर आएगी। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि जो पीड़ित पक्ष है, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, चाहे वो राज्य के आंदोलनकारी है, चाहे बेटी अंकिता भंडारी को न्याय का मामला हो, चाहे केदार भंडारी को न्याय का मामला हो, न्याय मिलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस आवाज़ों को पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस में कहीं एक राय, एक नेतृत्व, एक साथ खड़े होते हुए नेता दिखाई नहीं देते हैं, बिखराव दिखता है। एक तरफ हरीश रावत जी जा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे नेता जा रहे हैं। एक राय यदि नहीं बना पाएंगे आप, तो सांगठनिक तौर पर कैसे मजबूत हो पाएंगे, कैसे एक मजबूत विपक्ष बनकर आप उभर कर आप आ पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो कहीं न कहीं बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से अलग अलग सिर किए हुए हैं, दिखाई देते हैं? कांग्रेस में जो गुटबाजी की बात भाटिया जी आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी कहीं गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और पिछले 6 माह में जब से आदरणीय करण महाराज जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, आप देखिए, चाहे वो अग्निवीर की भर्ती का मामला रहा हो, चाहे ईडी के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने का मामला रहा हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी की हत्या में पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरने का मामला रहा हो, चाहे बेरोजगार के मामले में हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दों पर हो, कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर के आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर जैसा प्रदेश नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारियां सौंपी है, ऐसा सभी नेताओं ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सरेआम दिखाई दे रही है। आपने देखा जैसे पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अगर उनके यहाँ गुटबाजी नहीं होती तो उनको 3 मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? वहीं उन्होंने 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले। ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है गुटबाजी के सबूत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो आंतरिक लोकतंत्र है, सभी नेता मुखरता से अपनी बात करते हैं, सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी बात को मुखरता से रखता है। और अगर मुखरता से अपनी बात को कहना गुटबाजी है तो ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा रहेगी। विधानसभा सत्र जो है, शीतकालीन सत्र नज़दीक है। क्या जो प्रदेश के बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे, क्योंकि सभी जो इश्यूज हैं, भर्ती घोटाले जैसे आप देख रहे हैं, बड़ी वाहवाही लूटी थी सरकार ने जब उन्होंने विधानसभा के 258 लोगों को वहाँ से निकाला था और वो सारे फिर रीस्टेट हो गए। तो ये तो एक तरह का तमाचा है, प्रदेश के मुंह पर तमाचा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं और लेकिन विपक्ष इसको ढंग से उठा नहीं पा रहा, मुझे लगता है। क्या आने वाले सत्र में किस तरह की रणनीति पर कांग्रेस चलेगी, किस तरह से इश्यूज, इन सारे इश्यूज को उठाया जाएगा? देखिए भाटे जी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी लगातार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते रहे हैं। वो बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण पर चर्चा करने की बात रही हो, चाहे बैकडोर भर्ती का मामला रहा हो। और मैं बैकडोर भर्ती के मामले में स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी की जो मांग थी, शुरू दिन से कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जिन मंत्रियों ने अपने OSD PRO, अपने भतीजे भतीजी, अपने बेटे बेटी, अपनी बहुओं को विधानसभा में प्रभाव के तहत नौकरी पर लगाया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की मंशा में झोल था, सरकार ईमानदार नहीं थी कार्रवाई के प्रति, इसीलिए जो है मनमाने तरीके से लचर कार्रवाई की गई और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जो बैकडोर भर्ती के मुख्य आरोपी मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने वहां पर बैकडोर भर्ती के कांड को अंजाम दिया, उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर जो है उनकी तनख्वाह को रिलीज करने का काम किया, अनुमोदन किया उस फाइल का। तो ऐसे आरोपी मंत्री तक से सरकार इस्तीफा नहीं ले पाई और विपक्ष और प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन ही करते रह गए। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान आप देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रदेश के किसी भी ज्वलन मुद्दे को नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो बैकडोर भर्ती का मामला हो, चाहे राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण का मामला हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच की मांग हो, केदार भंडारी हत्याकांड हो, चाहे अभी अग्निवीर भर्ती में बेरोजगार नौजवान की आत्महत्या का प्रकरण हो, ये सारे मामले कानून व्यवस्था का मामला है। विधानसभा में मुखरता के साथ उठेंगे और सड़कों में भी आपको कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते हुए दिखाई देगी। आपने आरोप लगाया मंत्री प्रेम अग्रवाल पर, लेकिन
बिल्कुल इसी तरह से आपके पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं कुंजवाल जी, गोविंद सिंह कुंजवाल, उन्होंने भी 152 लोगों को एक बार और 6 लोगों को एक बार उन्होंने भी लगाया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रेम अग्रवाल पर इस तरह के एक्शन हों तो उन पर भी होने चाहिए? इतना ही नहीं है, विधानसभा की यदि बात करेंगे तो विधानसभा भर्ती में जो शुरुआत है प्रकाश पंत से हुई है। प्रकाश पंत ने अंतरिम सरकार का अध्यक्ष रहते हुए जो विशेषाधिकार जो थे ही नहीं वो विशेषाधिकार अध्यक्ष को दिए और उन विशेषाधिकारों का सबने दुरुपयोग किया। उसके बाद यशपाल आर्या रहे, उन्होंने भी दुरुपयोग किया। उसके बाद हरबंश कपूर रहे, उन्होंने भी दुरुपयोग किया। और कुछ जैसे हरबंश कपूर हमारे बीच नहीं है लेकिन इसके बावजूद दुरुपयोग तो किया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सारे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? देखिए, बैकडोर भर्ती में पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार कहते रहे हैं कि राज्य गठन के बाद से विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई वो सारी की सारी निरस्त की जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो लोग प्रभाव के तहत जिन लोगों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया उन सब लोगों को वहां से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ईमानदार कार्रवाई नहीं की। हमने कहा चाहे वो कोई भी विधानसभा अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही विधानसभा अध्यक्ष रहे, हमने कहा उनको सार्वजनिक तौर पर जनता से माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी जनता से मांगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ही क्यों ना हो, कोई भी ये साहस नहीं कर पाया कि वो जनता से खुले तौर पर जो है माफी मांगे और अपने कृत्यों के लिए पश्चाताप करे या इस्तीफा दे। क्या इतने बड़े अपराध के लिए सिर्फ माफ़ी मांगने भर से क्या उस अपराध का निराकरण हो जाएगा? क्योंकि भर्ती घोटाले में आपने देखा होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 10 साल तक जेल में हैं और भर्ती कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, भर्ती घोटाला बहुत बड़ी बात होती है। माफ़ी मांग लेने भर से क्या माफ़ी मिल जानी चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिनकी भर्ती की गई है उनको आपने नौकरी से निकाला, वो अलग बात है, सरकार ने निकाला, लेकिन भर्ती होने वालों से अधिक जिम्मेदार तो भर्ती करने वाले जिम्मेदार हैं। क्योंकि 2 तरह से भर्ती किए गए हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। एक नेताओं के या अपने या प्रभावशाली लोगों के संबंधी रहे हैं और दूसरे जो अन्य लोगों को लगाया गया है सीधे तौर पर पैसा का लेन देन करके उनको लगाया गया है। इतना बड़ा अपराध क्या केवल माफ़ी मांग लेने से क्या उनको माफ़ी मिल जाएगी? देखिए, मैंने ये कहा कि नैतिकता की बात की। विधानसभा की जो बैकडोर भर्तियां, इनमें जो है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार है, इसमें कोई 2 राय नहीं, लेकिन वहां पर विशेषाधिकार से बढ़कर नैतिकता की बात आती है कि आपने नैतिकता को ताक पर रख करके जो है योग्य बेरोजगार नौजवानों के साथ छल किया और अपने चिर परिचित और अपने परिजनों को वहां पर नियुक्तियां दी। अपने OSD PRO को मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक, राज्यसभा के सदस्य और केंद्र में मंत्री पद पर बैठे हुए लोगों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके अपने परिजनों को वहां पर नौकरी पर लगवाया। इन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम लगातार शुरू दिन से मांग करते रहे और कार्रवाई कौन करेगा? ये तो सत्ता का काम है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ही जब लीपापोती पर आएगी, मामले को अगर घुमाएगी फिराएगी, तो कार्रवाई कौन करेगा? एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि भर्ती घोटाले में जिस तरह का हुआ है, अगर हम विधानसभा की भर्ती की बात करें, इस हल्के तरीके से भर्ती कर दी गई, मतलब घोटाले में लोगों को बाहर कर दिया गया और उसके बाद जो है रास्ता खुला छोड़ दिया और वो फिर रिएस्टेट हो गई। क्या ये मजाक नहीं है पूरी व्यवस्था को लेकर? और क्या मानते हैं, विपक्ष के नाते आप मानते हैं कि सरकार अगंभीर है? और अगर सरकार गंभीर नहीं है तो विपक्ष क्या आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ? जहां तक राज्य में भर्ती प्रकरणों का सवाल है, सरकार की कार्रवाइयां संदिग्ध रही हैं। कांग्रेस पार्टी उन पर उंगली उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही कि सरकार ईमानदार नहीं है कार्रवाई के लिए, बेरोजगारों के साथ छल कर रही है, बेरोजगारों की भावना के साथ सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है और कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा कर रही है। आप राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में देख लिए, जिस तेजी से गिरफ्तारियां दिखाई गई उसी तेजी से उन लोगों की जमानतें हो रही है और न्यायालय कह रहा है कि जो है
पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, तो सरकार की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन पर जो बड़े सवाल खड़े करती है। वही बैकडोर भर्ती के प्रकरण में सरकार ने, आपने देखा कि जो कार्रवाई की, बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई की, कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पर जांच आयोग गठन किया था उस पर भी सवाल खड़े किए थे कि आईएएस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते, इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए थी, तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होता और हो सकता है कि प्रदेश के बेरोजगारों को और प्रदेश की जनता को न्याय मिलता। धन्यवाद शिषपाल सिंह बिष्ट जी, और आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।